प्रारंभ करते हैं आज अगली कहानी मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह। आपकी कहानी है पूस की रात। अब तक हम झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी के लिए मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह की कुल 10 कहानियों को पढ़ चुके हैं। ये उसके आगे की कहानी है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पूस की रात कहानी। प्रकाशन वर्ष इसका 1930 है। मानसरोवर भाग 1 जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 है, इसमें वह कहानी संग्रहित है। इसमें कुल 27 कहानियां हैं जो आपके चैनल पर पढ़ाई जा रही हैं। रचनाकार प्रेमचंद्र हैं। अब हम इस पर प्रश्नोत्तरी करेंगे, उसके पश्चात हम संपूर्ण कहानी का वाचन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पहला ही प्रश्न आपका है, पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे पूस की रात कहानी में बहुत ही कम पात्र हैं। कहानी संक्षिप्त है और बहुत ही यथार्थवादी। पहले इनका पात्र जो है हल्कू है, दूसरा है आपका उनकी पत्नी मुन्नी, तीसरा सहना और एक कुत्ता रहता है, उसका नाम है जबरा। तो प्रश्न देखिए, ये यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है कि हल्कू और जबरा किस कहानी के पात्र हैं, और ये भी पूछा गया था जबरा किसका नाम था। तो ये आप ध्यान दें कि एक जानवर का नाम था और वो कुत्ता था। आगे बढ़ते हैं। हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? तो हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी था। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पूस की रात कहानी का प्रकाशन वर्ष 1930 है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथनों को यहाँ लिया गया है। कथन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षाओं में हूबहू देकर पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आपको कहानी का वाचन करना भी बहुत ही आवश्यक है। तो आपको दोनों चीजें इसी क्लास में उपलब्ध कराई जा रही हैं। सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। उक्त कथन किसने कहा? उक्त कथन हल्कू ने अपनी पत्नी से कहा था। अगला देखते हैं, हल्कू किसे अपना मित्र समझता है? तो हल्कू अपने कुत्ते को अर्थात जबरे को अपना मित्र समझता है। अगला प्रश्न है आपका छठा प्रश्न, अच्छा लाओ, ये कथन है, अच्छा लाओ इस अलाव को कूदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। उक्त कथन किसने कहा? तो उक्त कथन हल्कू ने कहा था। किससे कहा था? जबरे से कहा था, अर्थात अपने कुत्ते से कहा था। हल्कू कितने रुपए सहना को देता है? तो वह 3 रुपए सहना को देता है। इस प्रकार आपकी यह प्रश्नोत्तरी संपूर्ण हुई। अब हम संपूर्ण कहानी का वाचन करेंगे और इस कहानी को संक्षिप्त रूप से समझेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रारंभ करते हैं अगली कहानी, पूस की रात। प्रारंभ करते हैं अगली कहानी, पूस की रात। अब तक हम मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह की कुल 10 कहानियों को पढ़ चुके हैं। इसी तरह निरंतर हम मानसरोवर भाग 1 संपूर्ण करेंगे और अपने झारखंड पीजीटी की तैयारी को संपूर्ण करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपए तो हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टलेगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, दे दे, गला तो छूटे, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनूं तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा? कम्बल न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चूकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर के काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं?
मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ में रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो तो अब की से खेती मजूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर धौस। हल्कू ने रुपए लिए और इसी तरह बाहर चला, मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। तो यहाँ विशेष ध्यान देना है कि कंबल के लिए कितने रुपए जमा किए थे, 3 रुपए। एक एक पग के साथ उसका मस्तक पानी की दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटाले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे। अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं। जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकू को दीर्घ बनाता हुआ कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यहीं रान पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चीलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे। 8 चीलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। जकदीर की खूबी, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चीलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चीलम पीते हुए कहा, पिएगा चीलम, जाड़ा तो क्या जाता है। हाँ, जरा मन में बदल जाता है। जबरा ने उनके मुंह की ओर प्रेम से छलकता हुआ आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजों उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरना रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसने अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते की प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी तत्परता से गले लगाता तो वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसे एक नई स्फूर्ति पैदा कर रही थी जो हवा के ठंडे झोंके को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़े दौड़े भूखता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। 1 घंटा गुजरा। रात ने शीत को हवा से धतकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था
सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रही है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं, ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों को ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोच चलकर पत्तियों को बटोर लूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे ही नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा, पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात है। जबरे ने कूकू करे सहमति प्रकट की और आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला था। वृक्षों से उसकी बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी की फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी, पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते, नंगे पांव गले जाते। वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते जैसे मानो अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ा था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में आए सोकर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंडी नहीं लग रही? जब्बर ने कू कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती है, रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बचा तो मैं दवा न करूंगा। जब्बर ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमता उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जरा जग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थीं। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली। गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती आती थी उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भूखकर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ जानवरों का एक झुंड खेत में आया है, शायद नीलगायों का झुंड। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असहाय जान पड़ा। वह अपनी जगह से ना हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, हिलो हिलो हिलो। जबरा फिर भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते।
हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा कस ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा कि फिर वह बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़ डालता था, नीलगाय खेत को सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकड़मर्त्या ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन परद वहीं चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा कोई भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं नहीं जानता। दोनों फिर खेत के डांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ था। जबरा मरैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न थे। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इस प्रकार से आपकी कहानी खत्म हुई, पूस की रात। अब हम अगले क्लास में अगली कहानी को पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रश्नोत्तरी को जरूर हल करें। धन्यवाद।